ब्रांड यू स्टोर मुंबई। एक लड़की ऑटो वाले को रोकते हुए बोली, रुको रुको भैया, बस यहीं पर ऑटो रोक दो, मुझे इसी स्टोर पर जाना है। ये बोलते हुए उसने सामने बने हुए उस स्टोर की तरफ देखा। ऑटो वाले ने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा, जैसे उसे हैरानी हो रही हो कि उसके सामने ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतने महंगे स्टोर में शॉपिंग कर सकती है। पर उसका काम था सवारी को उसकी मंजिल तक छोड़ने का, जो उसने छोड़ा और अपने पैसे लेकर वहां से चला गया। वो लड़की स्टोर की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, आज निष्कर्ष को यहाँ से ली हुई शर्ट गिफ्ट करूँगी, उन्हें बहुत पसंद आएगी, वैसे भी उन्हें ब्रांडेड कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये बोलकर वो अपना पर्स और अपना फ़ोन संभालते हुए स्टोर के अंदर आई। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स ब्लैक कलर की लग्जेरियस गाड़ी में बैक सीट पर बैठा था। उसके हाथों में एक कैन था जिसमें से वो ड्रिंक कर रहा था। तकरीबन 27-28 साल का वो शख्स किसी कयामत से कम नहीं था। नैन नक्श तीखे और चेहरे पर गुरूर। उस शख्स का नाम एहसास अरोड़ा था। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और फ्रंट सीट पर उसका मैनेजर राहुल बैठा था। तभी अचानक से स्पीड ब्रेकर आया, जिस पर उस ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और एहसास के हाथों में पड़ा हुआ कैन थोड़ा ऊपर की तरफ उछल गया, जिससे उसमें रखी ड्रिंक उस पर आ गिरी। अगले ही पल एहसास के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, अंधे हो गए हो क्या? अगर काम पर ध्यान नहीं है तो काम कर ही क्यों रहे हो? जाकर अपना हॉलिडे एंजॉय करो। वो ड्राइवर कांपती हुई आवाज़ में बोला, माफ़ कर दीजिए मालिक। वहीं राहुल ने एहसास की तरफ देखा और बोला, आपकी शर्ट खराब हो गई बॉस, और आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? एहसास उसका सवाल सुन ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने एक स्टोर पर गई और अगले ही पल वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, स्टॉप। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। जिस स्पीड से उसने गाड़ी की ब्रेक लगाई थी, गाड़ी के पहिए घिसने की आवाज़ दूर तक पहुंच गई थी। एहसास तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया तो राहुल भी हैरान रह गया। वो जल्दी से एहसास के पीछे पीछे आया, जो सामने बने हुए स्टोर की तरफ बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ उस स्टोर के फ्रंट काउंटर पर खड़ी एक लड़की अपने हाथों में पकड़ी हुई शर्ट की तरफ देख रही थी। उसने उस शर्ट को सामने की तरफ किया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उस शर्ट को देखते हुए इमेजिन कर रही हो कि जिस शख्स के लिए वो शर्ट खरीद रही है उस पर वो शर्ट कैसे लगेगी। तभी सामने की तरफ से एहसास अंदर आया। एहसास बिल्कुल उस शर्ट के पीछे की तरफ खड़ा था। उस लड़की ने तुरंत उस शर्ट को नीचे की तरफ कर लिया और किसी पर वो उस शर्ट को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वहीं एहसास की नज़र भी उस शर्ट पर गई और अगले ही पल उसने उस लड़की के करीब आकर उस शर्ट को अपने हाथ में खींच लिया। ब्लैक कलर की वो शर्ट अब एहसास के हाथ में थी और एहसास की आंखें सामने खड़ी लड़की पर थी, जो तकरीबन 21 साल की मासूम सी लड़की थी। उस लड़की ने वाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। हाथों में भी ब्लू और वाइट चूड़ियाँ थी और कानों में वाइट कलर के मोतियों की गोल गोल बालियाँ। दिखने में वो लड़की ऐसी कि एक पल के लिए आईना भी उसे देखकर ठंडी सांस भर ले। वो लड़की जल्दी से बोली, ओ हेलो, आपने मेरे हाथों से ये शर्ट क्यों खींच ली? ये शर्ट मुझे दीजिए, मुझे ये शर्ट निष्कर्ष के लिए लेनी है। एहसास ने अब अपनी हैरानी भरी नज़रें उस लड़की पर डाली और फिर अगले ही पल थोड़े एटीट्यूड से बोला, जाओ जाकर कोई और शर्ट खरीद लो, ये शर्ट मुझे लेनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दूसरी शर्ट सिलेक्ट करता फिरता रहूं। ये बोलकर वो सीधा पेमेंट काउंटर पर बढ़ गया। वो लड़की रूहानी बस उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन ऐसे कैसे वो उस शर्ट को अपने हाथों से जाने दे सकती थी। इसलिए वो जल्दी से एहसास के पीछे पीछे पेमेंट काउंटर पर आई और वहाँ खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोली, देखिए ये शर्ट पहले मैंने सिलेक्ट की थी, इसलिए ये शर्ट आप मुझे दीजिए, मुझे ये शर्ट बहुत पसंद है और ये शर्ट निष्कर्ष पर भी बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ आप ये शर्ट इन्हें मत दीजिएगा। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास ने तो अपने वॉलेट में से अपना कार्ड निकाल कर काउंटर पर भी रख दिया और बोला, पेमेंट। उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सर लेकिन इनका कहना है कि ये शर्ट पहले इन्होंने सेलेक्ट की, तो
अभी वो लड़का बोल ही रहा था कि एहसास थोड़े रुआबदार लहजे में बोला, डबल पेमेंट। उसके मुंह से डबल पेमेंट का जिक्र सुनकर ही उस सेल्समैन का गला सूखने लगा था। वो भला ये मौका कैसे ही छोड़ सकता था। उसने पेमेंट करनी स्टार्ट की। वही रिहानी गुस्से से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं कह रही हूँ ना, ये शर्ट मैंने पहले पसंद की थी, तो आप ये शर्ट इन्हें कैसे दे सकते हैं? ये आपको डबल पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा करेंगे? अगर आपको ये डबल पेमेंट का लालच दे रहे हैं तो ठीक है, मैं भी आपको डबल पेमेंट दूंगी, पर प्लीज़ आप ये शर्ट इन्हें मत दीजिए। ये शर्ट मुझे निष्कर्ष के लिए ही चाहिए। एहसास उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपनी गहरी नज़रें ऊपर से नीचे रूहानी पर डाली और व्यंग से मुस्कुराकर बोला, सीरियसली तुम इस शर्ट की डबल पेमेंट करके इसे खरीदोगी? ये बोलते हुए उसकी नज़रें ऊपर से लेकर नीचे तक रूहानी पर गई और उसकी नज़रों को खुद पर यूं महसूस कर रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका यूं नज़रें घुमा लेना एहसास को एक अलग ही रिजेक्शन सी फील करवा दिया। आज तक उसे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी जो उसे देखकर इस तरह से उस पर से नज़रें हटा ले, वरना आज तक तो उसे जो भी लड़कियां मिली थी नज़रों नज़रों में उसे पूरा खाने को तैयार रहती थी। रूहानी हैरानी से उसे देख रही थी, तभी एहसास एक बार फिर से बोला, जरा इस शर्ट की पेमेंट बताना। डबल पेमेंट नहीं बल्कि सिंगल पेमेंट। उसका सवाल सुनकर काउंटर पर खड़ा लड़का तुरंत बोला, 99,999। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए, और अगर इसकी पेमेंट डबल कर दी जाए तो मतलब 2 लाख। 2 लाख हैं तुम्हारे पास? इतनी औकात है तुम्हारी? ये बोलते हुए उसने रूहानी को और भी ज़्यादा गहरी नज़रों से देखा तो रूहानी थोड़ा अजीब सा फील करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसने जो शर्ट उठाई है वो इतनी महंगी है। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस स्टोर में इससे सस्ती शर्ट नहीं थी। 15-20 हज़ार की रेंज में भी वहाँ पर शर्ट रखी थी, लेकिन रूहानी ने गलत शर्ट सिलेक्ट कर ली थी। पर अब वो भला कैसे ही पीछे हट सकती थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो शर्ट उसके निष्कर्ष पर परफेक्ट लगने वाली थी। वो जल्दी से बोली, ठीक है, मैं इसकी पेमेंट देने को तैयार हूँ। अब तो आप ये शर्ट मुझे दे दीजिए। एहसास थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रूहानी दिखने में लगती नहीं थी कि वो एक शर्ट पर 2 लाख रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन फिर भी एहसास अब थोड़ा पिघल गया। अगर कोई सच में अपनी औकात से बाहर होकर भी किसी को इतना महंगा गिफ्ट देना चाहता है तो शायद उसके इंटेंशंस सच में बहुत प्योर होंगे। उसके दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा था। तभी रूहानी ने अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ निकाली और फिर उनके साथ अपने पर्स में से 20,000 निकाल कर काउंटर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कुल मिलाकर ये 2 लाख से ऊपर ही होंगे। अब तो आप ये मुझे शर्ट दे दीजिए। अब तो इन्होंने भी बोल दिया कि मैं ये शर्ट खरीद सकती हूँ। प्लीज़ ये शर्ट मुझे दे दीजिए। उसकी बातें सुनते हुए एहसास बिल्कुल चौंक गया था। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा राहुल भी ये सब हैरानी से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एहसास हमेशा उसे बोलता था कि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल खड़ी थी। और इस बात पर राहुल इसलिए खुश था क्योंकि शायद अब उसके बॉस का नज़रिया थोड़ा बदलने वाला था। वो काउंटर वाला लड़का तुरंत बोला, सॉरी मैडम, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं चलता। अगर आपको ये शर्ट खरीदनी है तो आप मुझे 2 लाख दे दीजिए, वरना ये शर्ट मैं इन्हें दे ही दूंगा। ये चूड़ियाँ आप अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुनकर रूहानी का चेहरा बिल्कुल मायूस हो गया। तभी एहसास ने अपना कार्ड आगे किया और बोला, पेमेंट कट करो। रूहानी की आंखों में नमी तैरने लगी, ये सोच कर कि अब एहसास उस शर्ट को ले रहा है। वो थोड़ा पीछे की तरफ हट गई और अपने बजट में कोई और शर्ट ढूंढने लगी। एहसास ने एक नज़र पलटकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी। उसने वापस काउंटर वाले लड़के की तरफ देखा और कुछ बोला, जिसे सुनकर वो लड़का हैरान था। अगले ही पल एहसास थोड़े एटीट्यूड से बोला, अगर कोई भी हेरा फेरी करने की कोशिश की तो ये स्टोर आज तो ओपन है, कल तुम्हें इसका नामो निशान भी नहीं दिखाई देगा।
ये बोलकर एहसास तुरंत बाहर की तरफ चला गया। जाते जाते उसने राहुल को एक इशारा कर दिया था। राहुल स्टोर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें वो शर्ट थी जो वो अभी अभी एहसास के लिए खरीद कर लेकर आया था। वो गाड़ी में आया और उसने वो शर्ट निकाल कर एहसास को दी। वो एक वाइट कलर की शर्ट थी। एहसास ने अपना जैकेट उतारा और तुरंत उस शर्ट को पहन लिया। राहुल उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस वैसे आपका मूड चेंज कैसे हुआ? आई मीन आप तो कभी कोई चीज़ छोड़ते नहीं है जिस पर आपकी नज़र एक बार चली जाए वो चीज़ आप हासिल करके ही रहते हैं। तो आपने उस शर्ट को, इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही एहसास बोला, तुमने अपनी जॉब कब बदली राहुल? राहुल उसके सवाल पर हैरान हुआ। एहसास व्यंग से बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे काम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना, मेरा काम करना है, मुझसे सवाल जवाब करने की जॉब तुमने खुद को कब दी? उसकी बात सुनकर अब राहुल ने अपना सूखता हुआ गला तर किया और तुरंत आगे की तरफ घूम गया। अगले ही पल ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन एहसास की नज़रें उसी स्टोर पर थी जहां पर रूहानी अब काउंटर पर खड़ी थी और पेमेंट कर रही थी। उसने अब जो शर्ट ली थी वो 15,000 की थी। काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने वो शर्ट पैक की और रूहानी उस शर्ट को लेकर बाहर की तरफ आ गई। बाहर आकर उसने एक ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले को अपना एड्रेस देकर ऑटो में बैठ गई। कुछ देर बाद द ड्रीम्स होम, रूहानी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। हालांकि उस अपार्टमेंट में लिफ्ट लगी हुई थी लेकिन रूहानी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे लिफ्ट से डर लगता था। तभी एक बच्ची रूहानी के सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, रूहानी आंटी। जैसे ही उसने कहा, पीछे से आ रही उस बच्चे की माँ ने उसे तुरंत रूहानी से पीछे खींच लिया और बोली, तुमसे कितनी बार कहा है इससे बात मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। वो बच्ची झट से बोली, पर मॉम पहले तो आप मुझे रूहानी आंटी के साथ खेलने देती थी, अब क्या हुआ? वो औरत सुरेखा गुस्से से रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़की पागल है। ये बोलकर वो उस बच्ची को लेकर तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई और रूहानी बस उन्हें जाते देखती रह गई। वो हल्का सा मुंह बनाकर बोली, एक तो पता नहीं क्यों सबको मैं पागल लगती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, पागल वो हैं जिन्हें मैं पागल लगती हूँ, हाँ नहीं तो। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अपने अपार्टमेंट के बाहर आई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। उसने 2-3 बार डोरबेल बजाई और दरवाज़ा खुलने का वेट करने लगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो अब उसने अपना पर्स चेक किया और पर्स में से अपने घर की चाबी निकालकर दरवाजे पर लगाते हुए बोली, ओफो सॉरी निष्कर्ष, मैं गलती से चाबी अपने साथ ही ले गई। और पता नहीं अगर आप जब वापस घर आए होंगे तो दरवाज़ा ना खुलने पर आपको कितना गुस्सा आया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपका गुस्सा दूर कर दूंगी। आज मैं आपके लिए प्यारी सी शर्ट जो लेकर आई हूँ, उसे देखने के बाद आपका गुस्सा खुद ब खुद छूमंतर हो जाएगा। ये बोलकर रूहानी एक बार फिर से मुस्कुराई और फिर अंदर की तरफ आ गई। अंदर आकर उसने अपने स्लीपर्स उतारे और सीधा अपने रूम में चली गई। अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए वो वॉशरूम की तरफ गई और फिर कुछ देर बाद वापस आई तो डोरबेल बजी। वो मुस्कुराते हुए बोली, निष्कर्ष आ गए होंगे। ये बोलकर उसने उस बैग को तुरंत साइड में किया जिसमें वो शर्ट थी और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलने आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था जिसे देखते हुए वो मुस्कुराकर बोली, आप वापस आ गए। निष्कर्ष अंदर की तरफ आया। रूहानी किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से पानी का गिलास किचन से लाई और फिर उसने वो गिलास निष्कर्ष की तरफ बढ़ा दिया। निष्कर्ष ने वो पानी लिया तो रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी प्यास लगी थी आपको, सारा पानी खत्म कर दिया आपने? उसकी बात पर निष्कर्ष मुस्कुराया। रूहानी ने वो गिलास नीचे रखा और सामने टेबल की तरफ बढ़ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अपनी आंखें बंद कीजिए निष्कर्ष। निष्कर्ष हल्का सा मुस्कुराया। रूहानी उसकी तरफ ही देख रही थी। वो उस बैग को लेकर आगे की तरफ आई और फिर उसमें से वो शर्ट निकालकर उसने निष्कर्ष के सामने कर दी। निष्कर्ष ने अपनी आंखें खोली, लेकिन निष्कर्ष से ज़्यादा रूहानी हैरान थी
क्योंकि ये वही शर्ट थी जो उसने निष्कर्ष के लिए पहले पसंद की थी। वो उस शर्ट को अपने हाथ में लेते हुए बोली, ये क्या? ये तो वो शर्ट नहीं है जो मैंने आपके लिए पसंद की थी। ये बोलते हुए उसने निष्कर्ष की तरफ देखा। निष्कर्ष उसे देखते हुए बोला, मतलब? रूहानी झट से बोली, अरे ये शर्ट मैंने आपके लिए पसंद की थी, लेकिन ये शर्ट थोड़ी महंगी थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन शायद गलती से सेल्समैन ने इस शर्ट को मेरे बैग में डाल दिया। आप एक काम कीजिए, अभी फ़िलहाल इस शर्ट को रख दीजिए। मैं कल आपके लिए ये शर्ट चेंज करवा कर ले आऊँगी। निष्कर्ष ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रूहानी मुस्कुराई और बोली, मुझे पता ही था, मैं बस आपके लिए खाना बनाने ही जा रही थी। आप मुझे आधा घंटा दीजिए, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए रूम में ही खाना लेकर आती हूँ। निष्कर्ष उसकी बात सुनकर बाथरूम में चला गया। वहीं रूहानी भी किचन में जाने लगी, लेकिन तभी उसका हाथ टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास पर लगा और सारा पानी नीचे ज़मीन पर बिखर गया। वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, कम से कम पानी तो पूरा पी लेते निष्कर्ष, सारा पानी तो आपने यूं ही गिलास में छोड़ दिया। ये बोलकर वो जल्दी से किचन में गई और वहाँ से पोछा लेकर आई। उसने वो गिलास उठाया और नीचे बिखरा हुआ सारा पानी भी साफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एहसास अपने घर पर वापस आया। आते ही उसकी नज़र उसकी दादी माँ शकुंतला अरोड़ा पर गई, जो सोफे पर बैठी थी। उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर एहसास सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी दादी माँ गुस्से से बोली, इतना तो कैटरीना ने सलमान खान को इग्नोर नहीं किया जितना तुम मुझे करते हो एहसास। उनकी बात सुनकर एहसास के कदम रुक गए। तभी दूसरी तरफ से मानसी अरोड़ा, जो कि एहसास की मॉम थी, वो बाहर की तरफ आई और शकुंतला जी की तरफ देखते हुए बोली, आप भी कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? आपका ये पोता आपको इग्नोर कहाँ कर रहा है? ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है जो हम इसके सिर पर डालना चाहते हैं। लेकिन ये जनाब तो हमें नो मैरिज का बोर्ड दिखाकर बस इंतज़ार करवाए जा रहे हैं। इंतज़ार उस लड़की का जो इस घर में आकर बहुत सारी खुशियाँ बिखेर दे। एहसास ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सी खुशियाँ हैं जो इस घर के बाकी मेंबर्स ने इस घर में नहीं लाई गई, और आपको लगता है कि कोई दूसरी लड़की जो इस घर से रिलेट भी नहीं करती वो आकर इस घर को खुशियों से भर देगी। ओ गॉड मॉम, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो ये शादी और प्यार जैसी चीज़ें पागलपन लगती हैं, और मैं पागल तो बिल्कुल नहीं हूँ। तभी उसके कंधे पर मिस्टर रंजन जी ने अपना हाथ रखा और बोला, ये पागलपन नहीं है बेटा जी, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सच कह रही हैं। जैसे तुम्हारी मॉम ने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दी, वैसे ही जो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी वो ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में बल्कि इस घर में भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। उसकी बात सुनकर मानसी जी और शकुंतला जी ने अपना सिर हिलाया। एहसास अपने डैड रंजन जी की तरफ देखते हुए बोला, ओफो स्टॉप इट डैड, आप भी इनका साथ देने लगे। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखिए। नैना है ना, आप उसकी शादी की तैयारी कीजिए जो कुछ दिनों में है। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चला गया और वो तीनों बस एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ द ड्रीम्स होम, रूहानी ने अपने और निष्कर्ष के लिए खाना बनाया और फिर उसे प्लेट में डालकर अपने रूम में ले आई। आते ही उसकी नज़र निष्कर्ष पर गई, जो बेड पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। रूहानी ने अपनी प्लेट में 4 रोटी, थोड़े से चावल और सब्जी डाल रखी हुई थी। उसने प्लेट निष्कर्ष के सामने रखी और मुस्कुराते हुए बोली, देखना आज तो आप मेरे हिस्से की भी रोटी खा जाएंगे निष्कर्ष, सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। ये बोलते हुए वो खुद भी बेड पर बैठ गई। निष्कर्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो वैसे ही बहुत टेस्टी खाना बनाती हो रूहानी, और अब जब तुम कह रही हो तब तो मुझे पूरा यकीन है कि आज का खाना तो सच में लाजवाब होगा। रूहानी मुस्कुराई और अपने हाथों से निवाला बनाकर निष्कर्ष की तरफ बढ़ाने लगी। निष्कर्ष ने भी अपने हाथों में निवाला लिया और रूहानी की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद प्लेट में खाना खत्म हो चुका था। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लगा ना आपको खाना? निष्कर्ष ने अपना सिर हिलाया। रूहानी जल्दी से बोली,
अब मैं बर्तन किचन में रख कर आती हूँ, फिर आराम से सोएंगे। उसकी बात पर निष्कर्ष ने एक बार फिर से अपना सिर हिलाया और रूहानी वो प्लेट उठाकर किचन में ले आई। उसने वो प्लेट काउंटर पर रखी और फिर लाइट ऑफ कर वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। लेकिन किचन में खिड़की खुली थी जहाँ से चाँद की रोशनी काउंटर पर आ रही थी और उस पर रखी हुई प्लेट साफ नजर आ रही थी, जिसमें 3 रोटी यूं की यूं ही रखी हुई थी। बस एक रोटी खाई हुई थी और वो भी बीच में छोड़ी हुई थी। सब्जी दाल सब कुछ वैसा का वैसा रखा हुआ था। रूहानी मुस्कुराते हुए अपने रूम में आई और फिर बिस्तर पर आकर निष्कर्ष के सीने में सिमट गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एहसास इस वक्त आईने के सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसने वो शर्ट पहनी हुई थी जो राहुल ने उसे लाकर दी थी, लेकिन उसे वो ब्लैक कलर की शर्ट याद आ रही थी जो उसने रूहानी से लेनी चाहिए। लेकिन फिर खुद ही उसने रूहानी के लिए उस शर्ट की पेमेंट दी और खुद बिना कुछ लिए हुई उस स्टोर से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सुबह का वक्त रूहानी आईने के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने रेड कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था और साथ में रेड कलर की ही चूड़ियाँ थी। कानों में सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड झुमके और होठों पर न्यूट लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी निष्कर्ष उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रूहानी मुस्कुराई और बोली, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। ये बोलते हुए वो हल्का सा आगे हुई और साइड में रखी हुई सिंदूर की डिब्बी उठाकर अब वो निष्कर्ष की तरफ घूम गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मांग भर दीजिए। निष्कर्ष मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और रूहानी की मांग में सजा दिया। रूहानी रोज ऐसे ही निष्कर्ष से अपनी मांग भरवाती थी। रूहानी ने खुद को आईने में देखा। सिंदूर से भरी हुई उसकी मांग बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अब वापस निष्कर्ष की तरफ घूमते हुए बोली, अब चले, हमें देरी हो रही है। आपको भी अपने ऑफिस जाना होगा और मुझे भी ऑफिस जाने से पहले आपकी शर्ट चेंज करवानी है। निष्कर्ष ने सिर हिलाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर कॉरिडोर में एक औरत अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। उसने रूहानी की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। जो मुस्कुराते हुए दरवाजे को ताला लगा रही थी और बार बार हंस हंस कर अकेली ही बातें किए जा रही थी। उसे यूं देख उस औरत ने मुंह बनाया और बोली, पागल कहीं की, अकेली ही बातें करती रहती है। ये बोलकर वो तुरंत अंदर चली गई जैसे उसे रूहानी से डर लग रहा हो। रूहानी मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ आई और फिर उसने अपना हाथ हिलाया जैसे वो निष्कर्ष को बाय बोल रही हो। कुछ ही देर बाद वो सड़क पर आई और फिर ऑटो में बैठकर उसने ऑटो वाले को ब्रांड न्यू स्टोर का एड्रेस दिया। कुछ देर बाद वो स्टोर में पहुंची और काउंटर पर खड़े सेल्समैन की तरफ एक बैग बढ़ाते हुए बोली, कल मैंने आपकी स्टोर से एक शर्ट ली थी, लेकिन गलती से आपने उस शर्ट की जगह मुझे ये शर्ट दे दी। ये शर्ट मेरी नहीं है, ये शर्ट उनकी है जो मेरे साथ काउंटर पर खड़े थे। उन्होंने इस शर्ट की पेमेंट भी दी थी। आप प्लीज़ या तो उनका एड्रेस दे दीजिए मुझे या फिर इस शर्ट को अपने पास रख लीजिए और मुझे अपनी शर्ट दोबारा पसंद करने दीजिए। काउंटर पर खड़ा सेल्समैन रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी मैडम, लेकिन इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कल रात जिन्होंने ये शर्ट खरीदी थी उनका एड्रेस हमारे पास नहीं है। और रही बात आपकी दूसरी शर्ट देने की, तो अब आपको यही शर्ट रखनी पड़ेगी। आपकी शर्ट कस्टमर से एक्सचेंज हो चुकी है, तो हम इसे वापस नहीं ले सकते। रूहानी गुस्से से बोली, ऐसे कैसे नहीं ले सकती? मुझे ये शर्ट नहीं चाहिए। ये शर्ट बहुत महंगी है और ये शर्ट मेरी है भी नहीं, तो मैं इसे क्यों रखूं? सेल्समैन एक बार फिर से बोला, सॉरी मैडम, लेकिन आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अब ये शर्ट चेंज नहीं हो सकती। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कितने प्यार से अपने निष्कर्ष के लिए वो शर्ट ली थी, लेकिन आपने उसे किसी और को दे दिया और उनकी शर्ट मुझे दे दी। कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूँगी उनके बारे में और उन्हें ये शर्ट वापस कर दूँगी और अपनी शर्ट वापस लूँगी।
ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए स्टोर से बाहर आ गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर ऑटो में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई, जहां उसने 15 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन की थी। इससे पहले वो जिस ऑफिस में काम करती थी वहां से उसे निकाल दिया गया था, ये कहकर कि वो मेंटली ठीक नहीं है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। रूहानी ने इस पर कोई बहस नहीं की और चुपचाप अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ ली। अब वो अरोड़ा इंटरप्राइजेस में काम करती थी। तकरीबन 15 मिनट बाद ऑटो अरोड़ा एंटरप्राइजेस के बाहर आकर रुका। रूहानी ऑटो से बाहर निकली और ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर की तरफ आ गई। इसी वक्त एक गाड़ी अरोड़ा एंटरप्राइजेस के अंदर आई और उसमें से एहसास बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र सीधा रूहानी पर गई, जो लिफ्ट एरिया की तरफ जा रही थी। वहीं साथ में सीढ़ियाँ भी लगती थी। रूहानी लिफ्ट यूज नहीं करती थी। उसे वहाँ देखकर एहसास हैरान था। तभी राहुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अंदर चले बॉस। एहसास जल्दी से रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या ये शर्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर आई है? राहुल ने उसकी बात पर हैरानी से रूहानी की तरफ देखा। तभी उसे रूहानी के गले में पहना हुआ अरोड़ा एंटरप्राइजेस का आईडी कार्ड नजर आया। वो तुरंत बोला, नहीं सर, इसके गले में तो अरोड़ा एंटरप्राइजेस का आईडी कार्ड है, मतलब ये हमारे ऑफिस में जॉब करती है, पर देखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में। ये सुनकर एहसास का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, वाह, एक लड़की हमारी कंपनी में जॉब करती है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन से डिजिग्नेशन और कौन से डिपार्टमेंट में है। राहुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एहसास के गुस्से पर राहुल ने अपना चेहरा झुका लिया। वो धीमे से बोला, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी इनके बारे में पता लगवाता हूँ। ये बोलकर उसने अपने फ़ोन से कुछ चेक किया। जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर एहसास गुस्से से बोला, डोंट टेल मी कि कुछ गड़बड़ है राहुल, वरना सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। राहुल धीमे से बोला, मुझे नहीं पता सर ये प्रॉब्लम कैसे हुई, लेकिन ये लड़की सबसे लोअर डिपार्टमेंट, आई मीन क्लीनिंग डिपार्टमेंट में है, और वो भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के क्लीनिंग स्टाफ में। एहसास उसकी बातें सुनते हुए हैरान हो रहा था, क्योंकि रूहानी की पर्सनालिटी के हिसाब से ये जॉब उस पर सूट नहीं करती थी। बेशक वो ज़्यादा हाई क्लास नहीं लगती थी, लेकिन वो काफ़ी पढ़ी लिखी तो लगती थी। ऐसे में वो क्लीनिंग स्टाफ में होगी, ये बात एहसास को हजम नहीं हो रही थी। तभी राहुल बोला, एक और प्रॉब्लम भी है सर। एहसास ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। राहुल अपना सिर झुकाकर बोला, इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो ये क्लीनिंग स्टाफ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनकी स्टडी के हिसाब से तो ये आपके पर्सनल असिस्टेंट तक की जॉब कर सकती हैं। एहसास गुस्से से बोला, सीरियसली राहुल, फ़िलहाल तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूँ। राहुल तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन मुझे खुद नहीं पता ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हुआ। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं सब कुछ पता लगवा कर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वो बोल ही रहा था कि एहसास आगे की तरफ बढ़ गया। वो लिफ्ट एरिया की तरफ आया तो देखा कि दोनों लिफ्ट नीचे खड़ी है, मतलब रूहानी लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से ऊपर गई है। एहसास कभी किसी के लिए इस तरह परेशान नहीं होता था। वो तो अपनी किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होता था, लेकिन रूहानी की वजह से वो थोड़ा बेचैन सा हो रहा था। इसलिए लिफ्ट छोड़कर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके कदम तेज़ी से चल रहे थे और रूहानी धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए एहसास बहुत जल्दी रूहानी तक पहुंच गया। वो कभी 2-4 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ता था और आज वो पूरे 3rd फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गया। तभी उसके कानों में रूहानी की आवाज़ सुनाई दी, हाँ हाँ निष्कर्ष, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। एक तो ना आप मेरी टेंशन बहुत लेते हैं, अब आप अपना काम ख़त्म कीजिए और मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। एक तो आज मुझे सर के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। उसकी बात सुनकर एहसास हैरान हुआ। वो खुद से ही बोला, क्लीनिंग स्टाफ वाला कब से अपने बॉस के साथ मीटिंग अटेंड करने लगा। तभी रूहानी एक बार फिर से बोली, अरे पहली बार थोड़ी ना कोई मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, ये तो रोज़ का काम है निष्कर्ष, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बाय एंड आई लव यू।
ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका आई लव यू बोलना एहसास को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और उसके मुंह से जोर की आवाज़ निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर रूहानी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे अपने सामने देखकर वो शॉक्ड रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो कब से यही तो चाहती थी कि जिस इंसान के साथ कल उसकी शर्ट एक्सचेंज हुई है वो बस किसी तरह उसके सामने आ जाए, और भगवान ने उसकी इतनी जल्दी सुन भी ली थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए एहसास के पास आई, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसका खुद का पैर लड़खड़ाया और वो सीधा एहसास के ऊपर आकर गिरी। एहसास जो पहले से ही एक बार लड़खड़ा चुका था, अब उसने फुर्ती से खुद को संभाला और साथ ही साथ रूहानी को भी। पलकें झपकते ही रूहानी उसके सीने में सिमटी हुई थी और एहसास ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। एहसास की धड़कनों ने एकदम शोर मचा दिया था। रूहानी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो इस तरह से किसी की बाहों में है, तो वो तुरंत एहसास से अलग हुई। एहसास एकटक उसे देखने लगा। रूहानी जल्दी से बोली, माफ़ कीजिएगा, वो मेरा पैर लड़खड़ा गया इसलिए मैं गिर गई। आप ठीक तो हैं ना? एहसास ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? रूहानी ने अपना सिर हिलाया और बोली, आप मुझे वो शर्ट देने आए हैं क्या जो कल गलती से आपके पास चली गई? मुझे भी आपको वो शर्ट रिटर्न करनी थी जो कल आपने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन गलती से मेरे पास आ गई। ये रही वो शर्ट। ये बोलते हुए उसने नीचे गिरा हुआ बैग उठाया जिसमें शर्ट थी, और वो बैग रूहानी से नीचे गिर गया था। उसकी बात सुनकर एहसास को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। रूहानी एक बार फिर से बोली, आप ये शर्ट वापस ले लीजिए और मुझे मेरी शर्ट वापस दे दीजिए। मुझे वो शर्ट चाहिए। मैंने वो शर्ट बड़े ही प्यार से अपने पति के लिए ली थी, और वैसे भी ये शर्ट बहुत कीमती है। जब मैंने इसकी कीमत नहीं दी तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? मैं गई थी स्टोर पर इसे वापस देने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। मैं बस दिल ही दिल यही दुआ कर रही थी कि आप मुझे मिल जाए, और देखिए आप खुद ब खुद मेरे पास आ गए शर्ट वापस लेने के लिए। अब आप जल्दी से मुझे मेरी शर्ट दीजिए। ये बोलते हुए उसने अभी भी अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था, लेकिन एहसास के पास तो वो शर्ट थी ही नहीं जो कल बाद में रूहानी ने निष्कर्ष के लिए सिलेक्ट की। इसलिए वो बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम मैरिड लगती तो नहीं हो, आई मीन काफ़ी छोटी लगती हो तुम, मैरिड तो कहीं से भी नहीं लगती। रूहानी हंसी और बोली, आपको मेरी मांग में भरा हुआ ये सिंदूर नजर नहीं आ रहा क्या? ये बोलते हुए उसने अपने माथे की तरफ इशारा किया। एहसास की नज़र उसके माथे पर गई जहाँ पर सिंदूर तो कहीं भी नहीं था। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोला, कहाँ है सिंदूर? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, फिर आपको अपनी आंखों का इलाज करवाने की ज़रूरत है। ये रहा सिंदूर। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को अपने माथे पर रगड़ा और फिर एहसास के सामने किया। एहसास ने उसकी उंगलियों की तरफ देखा जहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। रूहानी एक बार फिर से बोली, अब आपको दिखाई दिया ना सिंदूर, और इस बात से आपको क्या लेना देना कि मैं शादीशुदा लग रही हूँ या नहीं? मैं कह रही हूँ ना, मैं शादीशुदा हूँ, मतलब मैं शादीशुदा हूँ। अगर आपको मेरे पति से मिलना है तो मिल लीजिएगा, पहले आप मुझे मेरी शर्ट वापस दीजिए। एहसास सोच में पड़ चुका था। वो कुछ कहता उससे पहले ही राहुल वहाँ पर आया और बोला, बॉस आप यहाँ पर, आई मीन आप सीढ़ियों से। ये बोलते हुए उसने एक नज़र रूहानी की तरफ भी देखा। एहसास ने तुरंत उसे घूरा तो राहुल एकदम से चुप हो गया। रूहानी इरिटेट होते हुए बोली, कितना वक्त लगाते हैं आप? मुझे मेरी शर्ट वापस दीजिए ना, मुझे अपने काम पर भी जाना है, मुझे देरी हो रही है। एहसास कुछ सोचते हुए बोला, तुम यही जॉब करती हो ना? रूहानी गुस्से से बोली, आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? कभी मेरी जॉब के बारे में सवाल कर रहे हैं तो कभी मेरी शादी के बारे में। मैं आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगी, बस आप मुझे मेरी शर्ट दीजिए। एहसास एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हें तुम्हारी शर्ट दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे आधा घंटा लगेगा। एक्चुअली मैं आया तो तुमसे अपनी शर्ट लेने ही था,
लेकिन मैं गलती से तुम्हारी शर्ट अपने साथ लाना भूल गया, तो तुम प्लीज़ आधा घंटा वेट कर लो। तुम यहीं पर जॉब करती हो ना, तो फिक्र मत करो, मैं यहीं पर तुम्हें तुम्हारी शर्ट वापस करने दोबारा आ जाऊँगा। अब तुम जाओ अपने काम पर, रूहानी मुँह बनाते हुए बोली। ऐसे कोई करता है क्या? आप मुझसे अपनी शर्ट वापस लेने आए तो कम से कम मेरी शर्ट भी तो अपने साथ लेकर आते ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी शर्ट मुझे वापस दिए बिना आप अपनी शर्ट ले जाएंगे तो भूल जाइए। जब तक आप मुझे मेरी शर्ट वापस नहीं देंगे तब तक मैं भी ये शर्ट आपको वापस नहीं दूंगी। और हाँ, मैं यहाँ के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, क्लीनिंग स्टाफ में हूँ। मेरा नाम रूहानी है, रूहानी वर्मा। आप प्लीज़ आज के दिन ही मुझे मेरी शर्ट वापस लाकर दे दीजिएगा। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई और एहसास वहीं पर खड़ा रह गया। राहुल एहसास की तरफ देखते हुए बोला, आप इन्हें वो शर्ट कैसे वापस देंगे बॉस? वो शर्ट तो आपने ली ही नहीं। ये शर्ट तो मैं खुद से आपके लिए सिलेक्ट करके लाया था। जो शर्ट इन्होंने सेलेक्ट की थी वो तो अभी भी उस स्टोर में ही है। एहसास तुरंत बोला, जाओ और जाकर वो शर्ट लेकर आओ। राहुल हैरान रह गया। एहसास भी अब आगे की तरफ बढ़ गया। ऊपर लास्ट सेकंड फ्लोर पर आकर उसने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लास्ट सेकंड फ्लोर पर था और उसके बाद जो लास्ट फ्लोर था उस पर एहसास का केबिन था। लेकिन फिलहाल उसकी नज़रें रूहानी को ढूंढ रही थी। तभी उसे सामने ही रूहानी नजर आई, लेकिन उन दोनों के बीच एक कांच की दीवार थी। दीवार से दूसरी तरफ रूहानी ने एक वाइपर उठाया हुआ था और साथ में मोप बकेट थी जिससे वो फ्लर पर पोछा लगा रही थी। उसे देखते हुए एहसास का दिल धक सा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूहानी के साथ गलत क्या है। क्यों इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस तरह की जॉब कर रही है? और जब उसकी मांग में कोई सिंदूर नहीं था तो ये क्यों बोल रही थी कि उसकी मांग सिंदूर से भरी हुई है? उसकी उंगलियों पर भी सिंदूर नहीं था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसकी उंगलियों पर सिंदूर लगा हुआ है। उसने अपने हस्बैंड को झूठ बोला कि उसे मीटिंग में अपने बॉस के साथ जाना है, जबकि उसने एहसास को वो झूठ नहीं कहा। मतलब वो सिर्फ अपने पति से झूठ बोल रही थी। ये सब सोचते हुए एहसास का दिमाग घूम चुका था और उसकी नज़रें अभी भी सामने की तरफ थी, लेकिन अब वहाँ से रूहानी जा चुकी थी। तभी मिस्टर मनोज शेरगिल वहाँ पर आए और एहसास की तरफ देखते हुए बोले, बॉस आप यहाँ पर? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बता देते, मैं आ जाता आपके केबिन में। एहसास थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से मनोज की तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। उसका गुस्सा देखकर मनोज अंदर तक कांप उठा। मनोज के साथ एहसास अपने केबिन में आया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने मनोज की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्लीनिंग स्टाफ में एक लड़की है रूहानी नाम की। उसके डॉक्यूमेंट बताते हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन तुमने उसे क्लीनिंग स्टाफ की जॉब दी। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? मनोज हैरान हुआ, क्योंकि ये बात रूहानी के लिए बेशक से बड़ी हो, लेकिन एहसास जैसे बिजनेसमैन के लिए ये बात क्या ही मैटर करेगी। रोज करोड़ों का बिजनेस करने वाला क्यों एक लड़की पर इतना ध्यान देगा? एहसास गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है मनोज, मुझे जवाब दो। वो लड़की क्लीनिंग स्टाफ में जॉब क्यों कर रही है? मनोज जल्दी से बोला, एक्चुअली मैं रूहानी को पर्सनली जानता हूँ। मेरा मतलब है ज़्यादा पर्सनल भी नहीं, लेकिन वो मुझे एक दिन बाज़ार में मिली थी। थोड़ी परेशान लग रही थी। उसे जॉब चाहिए था और उसे कहीं जॉब मिल नहीं रही थी। मुझे हमारी कंपनी का ख्याल आया, लेकिन उस वक्त कंपनी में कोई वैकेंसी खाली नहीं थी, सिर्फ क्लीनिंग स्टाफ में ही वैकेंसी थी। मैंने रूहानी को बताया कि फ़िलहाल हमारी कंपनी में सिर्फ क्लीनिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है, तो उसने तुरंत कहा कि उसे ये जॉब चाहिए। मैंने उसे समझाया कि ये जॉब उसके लिए नहीं है, पर वो नहीं मानी। उसे बस किसी भी तरह जॉब चाहिए थी, तो मैंने उसे ये जॉब दे दी। पर मैं खुद आपसे बात करने वाला था, बिकॉज उसके स्किल बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा परेशान रहती है, लेकिन लड़की काफ़ी समझदार है। उसकी बात सुनते हुए एहसास के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। रूहानी के लिए उसे बुरा लग रहा था और मनोज पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसकी बात भी सही थी। अगर रूहानी को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने इस जॉब को सिलेक्ट किया होगा। मतलब उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, उसने खुद से इस जॉब को सिलेक्ट किया है।
एहसास कुछ सोचते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से। मनोज जानता था कि अगर वो एहसास से कोई सवाल करेगा तो एहसास का गुस्सा दोबारा उस पर फूट सकता है, लेकिन वो फिर भी रिस्क लेते हुए बोला, सर क्या रूहानी से कोई गलती हुई है क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उसने कोई गलती की भी है तो प्लीज़ उसे जॉब से मत निकालिएगा, उसे सच में इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। एहसास गुस्से से उसे घूरने लगा। उसे घूरते हुए देख मनोज समझ चुका था कि अब उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से एहसास बोला, अच्छा एक मिनट रुको, ये बताओ कि क्या तुम रूहानी के बारे में कुछ और जानते हो? मेरा मतलब है उसके पति के बारे में या फिर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मनोज रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं सर, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि वो ड्रीम होम्स में रहती है। बाकी मैंने कभी इधर उधर के सवाल उससे पूछे नहीं। लड़की का मामला है, ज़्यादा बातचीत भी कई बार सामने वाला गलत समझ लेता है। एहसास उससे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, इतने समझदार लगते नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर मनोज तुरंत वहाँ से चला गया और अब एहसास ने अपना सिर पीछे सीट पर टिका दिया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने रूहानी का चेहरा घूम गया। वो उसके सीने पर झुकी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे को कवर करते हुए। एहसास के हाथ उसकी पीठ पर और रूहानी की गर्म सांसें एहसास के सीने पर। वो सब याद करते ही एहसास को एक कपकपी सी महसूस हुई। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिलहाल उसकी मीटिंग का टाइम हो गया था, लेकिन मीटिंग में जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसकी नज़रें लैपटॉप पर थी और ना जाने क्या सोचते हुए उसने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की लाइव सीसीटीवी फुटेज ऑन की। फुटेज ऑन करते ही उसने क्लीनिंग एरिया का कैमरा जूम आउट किया तो उसमें रूहानी डस्टिंग वाले कपड़े क्लीन कर रही थी। उसके नाजुक से हाथ उन कपड़ों को निचोड़ रहे थे। उसे देखते हुए एहसास की धड़कन एक बार फिर से तेज होने लगी। एहसास का हाथ खुद ब खुद उसके सीने पर आ गया था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और राहुल अंदर आया। उसके अंदर आते ही एहसास ने तुरंत लैपटॉप ऑफ कर दिया। राहुल उसके सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ में पकड़े हुए बैग की तरफ देखते हुए बोला, मैं रूहानी जी की शर्ट ले आया हूँ बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ये शर्ट दे दूँगा। एहसास तुरंत बोल पड़ा, क्यों? तुम ये शर्ट उसे क्यों दोगे? मुझे दो ये शर्ट, मैं खुद ब खुद उसे दे दूँगा। बेहतर होगा अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो। राहुल हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ बैग सामने टेबल पर रख दिया और बाहर की तरफ चला गया। एहसास ने उस बैग को खोला और उसमें से वो शर्ट निकाली जो रूहानी ने पहले पसंद की थी। वो एक ब्लू कलर की शर्ट थी। उसे देखते हुए एहसास मुस्कुराया। अब उसे इंतज़ार था डे ऑफ होने का, ताकि वो रूहानी को वापसी के समय वो शर्ट दे सके। पूरा दिन बीत गया। मुश्किल से एहसास ने थोड़ा बहुत काम किया होगा। वो बार बार क्लीनिंग एरिया की लाइव फुटेज ऑन करके बैठ जाता और रूहानी को देखता जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। हाँ, उसने बीच में 2-3 बार अपना फ़ोन इस्तेमाल किया और मुस्कुराते हुए फ़ोन पर बात भी की। उसकी बातें तो एहसास को सुनाई दे रही थी, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा था ये पता नहीं था। शाम के तकरीबन 5:30 बजे डे ऑफ हुआ और एहसास तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला। रूहानी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ जा रही थी और एहसास भी सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके पीछे पीछे आया। अचानक उसने रूहानी को आवाज़ लगाई। रूहानी! अपने नाम की आवाज़ सुनकर रूहानी के कदम रुक गए। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे और सब एहसास को वहाँ पर देखकर हैरान थे। उनमें से आधे लोगों ने तो कभी एहसास को देखा भी नहीं था और कुछ लोग जानते थे कि एहसास उनका बॉस है। जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं वो यहाँ का सीईओ है। रूहानी एहसास की तरफ देखकर मुस्कुराई और झट से उसके हाथों में पकड़ा हुआ बैग लेते हुए बोली, आप ये शर्ट ले आए, थैंक यू सो मच। अब मैं भी आपको आपकी शर्ट दे देती हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग एहसास की तरफ बढ़ा दिया। एहसास मुस्कुराया। वो कुछ कहता उससे पहले ही रूहानी दूसरी तरफ घूम गई। एहसास को बड़ा अजीब लगा। कम से कम वो उसे बोलने का मौका तो देती, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाया
और तेज कदमों से चलते हुए वापस रूहानी के पीछे चलने लगा। वो रूहानी को रोकते हुए बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो क्या? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी शर्ट लेकर आया हूँ, कम से कम तुम्हें मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। रूहानी उसके रोकने से रुक गई और जल्दी से बोली, पर मैंने आपको थैंक यू कहा है, आपने सुना नहीं क्या? मैंने तो सबसे पहले आपको थैंक यू ही कहा था। पर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना तो इट्स ओके, मैं दोबारा कह देती हूँ, थैंक यू सो मच। आप सोच भी नहीं सकते ये शर्ट मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली है और उन्हें ये वाला कलर भी बहुत पसंद है। ये बोलकर वो दोबारा आगे बढ़ गई। एहसास बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। रूहानी ने तो उसे पहले भी थैंक यू बोला था। बात तो ये थी कि वो रूहानी से बात करना चाहता था, लेकिन रूहानी तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो जल्दी से बोला, तुमने तो थैंक यू बोल दिया, लेकिन मैंने तो तुम्हें थैंक यू नहीं बोला ना, तो तुम मेरा थैंक यू तो लेती जाओ। रूहानी उसके रोकने पर अब दोबारा रुक गई और एहसास की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, आप मुझे थैंक यू बोल दीजिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि शायद मेरी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप बोल दीजिए। ये बोलकर वो बस एहसास की तरफ देखती रही। यह एहसास जो पता नहीं क्या क्या बोलना चाहता था, उसके दिल और दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रूहानी कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? बोलिए ना थैंक यू। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे देरी हो रही है। कल भी मुझे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। एहसास एकदम से बोला, तुम ड्रीम्स हाउस में रहती हो ना? एक्चुअली मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। रूहानी उसकी बात सुनकर सच में चौंक गई। वो ऐसे किसी अनजान से लिफ्ट कैसे ले सकती थी? इसलिए मना करते हुए बोली, नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर लूँगी। ये बोलकर वो एक बार फिर से दूसरी तरफ घूम गई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। एहसास ने अपना माथा पीट लिया और खुद से बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं जा रहा? मुझे सीधे सीधे सवाल पूछ लेना चाहिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो क्लीनिंग स्टाफ की जॉब कर रही है, जबकि उसे तो कहीं पर भी अच्छी जॉब मिल सकती है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से बाहर की तरफ आ गया। बाहर अचानक से ही मौसम खराब होने लगा था। बादल गरजने लगे थे और बिजली चमकने लगी थी। मौसम बिगड़ता देख रूहानी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वहीं एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और अगले ही पल उसने गाड़ी रूहानी के सामने लाकर खड़ी कर दी, जो अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी थी, क्योंकि बारूद की बूंदें तेज हवा की वजह से अंदर की तरफ भी आ रही थी। एहसास ने विंडो डाउन किया और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, आई नो मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ और तुम मुझसे ऐसे ही मदद नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारा घर पहुँचना ज़रूरी है ना? तुमने कहा कि तुम्हें घर जल्दी जाना है, तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँगा। रूहानी एक बार फिर से सोच में पड़ गई। वो एहसास से मदद लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर बैठ गई। एहसास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रूहानी ने अपना फ़ोन ऑन किया और उस पर मैसेज टाइप करने लगी। एहसास गाड़ी चलाते हुए अपनी नज़रों को टेढ़ा कर उसके फ़ोन की तरफ देख रहा था, जिस पर सिर्फ वो मैसेज किए जा रही थी। सामने वाले का तो कोई मैसेज आ ही नहीं रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम किसी को फ़ोन करना चाहो तो कर सकती हो, आई मीन अपने घर पर इन्फॉर्म करना चाहो तो। रूहानी मुस्कुराई और बोली, नहीं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, निष्कर्ष का मैसेज आया हुआ है, मैंने भी उनका रिप्लाई कर दिया। एहसास मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रूहानी मुस्कुराई और बोली, बहुत ज़्यादा। देखिए ना, बाय बोल रही हूँ लेकिन फिर भी आगे से मैसेज किए जा रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। उसकी बात सुनते हुए एहसास ने एक नज़र फिर से उसके फ़ोन की तरफ देखा। अभी भी वो अकेली ही मैसेज टाइप कर रही थी। सामने वाले का कोई रिप्लाई स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा था। अब एहसास का दिमाग बिल्कुल घूम चुका था, क्योंकि रूहानी के फ़ोन पर वो सीधे देख सकता था रूहानी सिर्फ मैसेज टाइप की जा रही हो, लेकिन इस तरह से जैसे सामने से कोई उसे कुछ पूछ रहा हो या बता रहा हो।
और वो इस बात का जवाब दे रही हो, लेकिन सामने से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि रूहानी जो मैसेज भेज रही थी वो कोई सीन तक नहीं कर रहा था। आखिर रूहानी को सब लोग पागल क्यों बोल रहे हैं? रूहानी को कई बार अलग अलग ऑफिस से, जॉब से क्यों निकाला गया है? रूहानी के मांग में सिंदूर ना होते हुए वो खुद को शादीशुदा क्यों बताती है? रूहानी निष्कर्ष को खाना खिलाने के बाद भी निष्कर्ष की सारी रोटियां प्लेट में ही बनी रहती है। ऐसा क्या हो रहा है रूहानी के साथ? क्या निष्कर्ष रूहानी का इमेजिनेशन है या सच में है? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, जिनका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा, बहुत ही सस्पेंस और खूबसूरती के साथ। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और इमोशन से भरी हुई है, आगे रोमांटिक भी होगी। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ी अलग कहानी है, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।